प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस प्यार भरा चैनल खूबसूरत सा चैनल शिक्षा संग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ आ रही होगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा कर पढ़ते ही होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये आपका हिंदी का आरंभ प्रचंड बैच चल रहा है। लगभग आपका कहानी खत्म ही होने वाला है लगभग में। एक कविता को टच किए हैं जो करवक था, यानी कि कुछ ही दिनों में लगभग आपका पूरा हिंदी तुरंत हिंदी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग लाएंगे व्याकरण का पेज लाएंगे, भौकाल व्याकरण पेज लाएंगे। फिर इस तरह से आप महासंग्राम भी आने वाला है, 2024 महासंग्राम भी आने वाला है। तो इस तरह से वीडियो में बना रहिए। अगर आप इस चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यानी कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबाइए और भारी से भारी मात्रा में जुड़े। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जूठन, जो आपका आठवां ही है ना, नहीं, जो आपका 10वां यानी कि 10वां कहानी है जूठन। ठीक है, जिसको लिखा है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह एक बहुत ही इमोशनल कहानी, इसको पढ़ के यानी कि मस्त लगेगा। यानी कि यह कहानी जो है आपका लिखा जिसको ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसका हम लोग मुख्य पात्र पढ़ेंगे। जो कालीराम जो है हेडमास्टर है, फिर दलित बालक जो लेखक है जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसको कहते हैं हम लोग, जिसका घर का नाम है मुंशी जी। फिर लेखक के 3 भाई हैं, जसवीर, जनेसर और सुखवीर। फिर त्यागी है उच्च वर्ग का व्यक्ति सुखदेव सिंह त्यागी, और उसके पोते का नाम सुरेंद्र सिंह त्यागी। फिर उसके लेखक के पिता माता भाभी चाचा और अन्य लोग आए हैं इस कहानी में। फिर इसका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। फिर जन्म स्थान आपका बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फिर उसके माता का नाम है मुकंदी देवी, पिता का नाम है छोटन लाल। तो उनकी शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, यानी कि अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से यानी कि लेखक की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी। इसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। फिर 11वीं की परीक्षा बल्ला इंटर कॉलेज बल्ला से यानी पास किया। फिर लेकिन 12वीं परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 12वीं परीक्षा में फेल हो गए। फलस्वरूप बल्ला कॉलेज छोड़कर वो डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में उनका नाम लिखाया गया। यानी कई वर्ष तक पढ़ाई बाधित रही। फिर 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने एमए किए। तो उनकी वृत्तियां जो है देखिए 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अम्ब्रेटिक्स की नौकरी। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी की। है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में वो अधिकारी भी रहे, सरकारी अधिकारी। उनको जो सम्मान किया गया देखिए, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1993 में उसको सम्मानित किया गया था। फिर परिवेश सम्मान जो 1995 में फिर दिया गया। जयश्री सम्मान जो उसको 1996 में दिया गया। उसका कथाक्रम जो है सम्मान जो 2000 में दिया गया। फिर न्यू इंडिया बुक पुरस्कार जो उसको यानी कि 2004 में दिया गया। उनकी कीर्तियां जो देखिए, जूठन जो एक आत्मकथा है। फिर आपका सलाम जो है घुसपैठिए। फिर जो कहानी संग्रह है सदियों का संताप जो बस है। फिर बहुत हो चुका है अब और नहीं कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत की नाट्य संस्था स्थापित की। देखिए इस तरह से आपका लेखक परिचय हो गया। अभी हम लेखक परिचय पढ़े, कौन लेखक के बारे में पढ़े, आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि जी जो लिखा है आपका जूठन कहानी लिखा, जो एक आपका आत्मकथा है। तो आप उस हम लोग कहानी भाग को टच करते हैं। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा एक संपादित अंश भर है, लेकिन अपनी अपनी गहनता में दलित समाज के सवालों को बड़ी सबगोई से सामने रखी जाती है। यानी कि इस कहानी में जो बात की गई है वो दलित परिवार के समाज के बारे में बात की गई है। वह तथाकथित सभ्य और सवर्ण समाज के सामने कई असुविधाजनक सवाल पैदा करता है। यानी कि वह कभी कभी तो सभ्य और स्वर्ण समाज में सामने कई असुविधाजनक सवाल भी पैदा करता है। लेखक अपने बचपन में कलीराम मास्टर के स्कूल में पढ़ता है। यानी कि लेखक बचपन में यानी कि उनके गांव के ही स्कूल जो यानी कि वहाँ का हेडमास्टर है कलीराम, वहीं पढ़ता है। वही स्कूल में जो हेडमास्टर लेखक से नाम पूछता है, वहाँ का जो हेडमास्टर कलीराम वो लेखक से नाम पूछता है। तो लेखक डरते हुए अपना नाम बताते हैं। उसके बाद से हेडमास्टर जी लेखक को
शीशम की टहनी तोड़कर झाड़ू बनाकर स्कूल साफ कराने के लिए कहते हैं। यानी कि अगर जब हेडमास्टर कलीराम लेखक से नाम पूछता है तो लेखक डरते हुए नाम बताते हैं और हेडमास्टर उनके नाम सुनते ही शीशम की लकड़ी का यानी कि डंठल का उसको झाड़ू बनाकर पूरा स्कूल में झाड़ू मरवाते हैं, झाड़ू से उसका स्कूल साफ करवाते हैं। यह काम लेखक से 3 दिन कराया गया। ये झाड़ू बनाने का काम किया गया लेखक को, यानी 3 दिन लगातार कराया गया। फिर आपका वो सभी सिर्फ इसलिए कि वो दलित थे, उसको इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि वे दलित थे। उन यानी कि शिक्षकों को शर्म आनी चाहिए जो स्कूल में यानी कि भेदभाव करते हैं, समाज में भेदभाव करते हैं। वो यानी कि उसको यानी कि उस टीचर को यानी उस टीचर की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जिसके कारण एक रोज लेखक के पिता ने पाया कि उसका बेटा रो रो कर विद्यालय साफ कर रहा है। यानी कि लेखक जब कहीं जा रहे थे तो लेखक ने देखा कि यानी कि लेखक के पिता ने लेखक को देखा कि उसका पुत्र स्कूल में रो रो कर झाड़ू लगा रहे हैं। तो यानी कि लेखक के पिता, जिसका नाम है आपका छोटन लाल, जो यानी कि स्कूल के बगल वाले रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो उसी दौरान लेखक ने देखा कि उनका पुत्र जो है लेखक, जिसका नाम है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो लेखक स्कूल में रो रो कर झाड़ू लगा रहे हैं। तो यानी कि कारण जानने पर मास्टर की और उनके पिताजी कैसे बहस हो गई। यानी जब उन्होंने कारण जाना, जब लेखक से उनके पिताजी छोटन लाल ने कारण जाना, तो यानी कि उन दोनों में बहस हो गए। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ सफाई का काम करती थी। यही बताया गया है कि लेखक की जो माँ होती है उनकी मेहनत मजदूरी के साथ साथ सफाई का काम भी करती है। इस काम में उनकी बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनशेर माँ का हाथ बढ़ाते थे। यानी कि इस काम में जो लेखक की बड़ी बहन, जो उनकी बड़ी भाभी, उनके दोनों भाई माँ के कामों में हाथ बढ़ाते थे। बड़ा भाई गाँव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। उनका बड़ा भाई का आपका नाम था जसवीर, जो था आपका, उसका बड़ा भाई जसवीर जो था, यानी कि वो गाँव के यहाँ जो यानी कि वो वार्षिक नौकर की काम करता था। प्रत्येक गाँव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक गाँव के यहाँ अधिक मात्रा में गाय भैंस और बैल हुआ करता था। यानी कि प्रत्येक गाँव के यानी कि भारी मात्रा में गाय बैल भैंस हुआ करता था। उन्हीं की साफ सफाई करते थे उनका जो बड़ा भाई था जसवीर। इन जानवरों का गोबर निकालना तथा सर्दी के दिनों में जानवरों के लिए पुआल या गन्ने की पत्ती बिछवाना होता था। यानी कि अगर यानी कि इनका यही काम था क्या, जानवरों के यानी कि गोबर निकालना और यानी कि घास जो होता है पुआल, यानी कि गाय को काट के खिलाना। फिर आपका जो ठंडे के समय में यानी कि उनको सोने के लिए, उनके ऊपर में सोने के लिए यानी कि गन्ने की यानी कि पत्ती बिछाता था। ठीक है, और यानी कष्टदायक काम हो जाता था, यानी बहुत ही कष्टदायक काम हो जाता था, क्योंकि उसी के ऊपर फिर नई पाती बिछाना पड़ता था। बाद में इससे दुर्गंध आने लगती थी। इन कामों के बदले मिलता था सिर्फ जानवरों के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। यानी कि उतना काम करता था तब पर उनको सिर्फ यानी कि मिला करता था फसल के समय 5 सेर अनाज। ठीक है, मतलब 5 सेर अनाज ही मिला करता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर यानी कि 25 सेर अनाज मिलता था। दोपहर को हर घर से बची खुची रोटी जो चूहों को देने के लिए होती थी कभी, और उनको ये भी मिलता था। यानी कि वो सब जो खाते थे, यानी कि वो जिसके यहाँ जो काम करते थे उनके जो मालिक जो थे, जो खाते थे, जो जूठी उठी रोटी होती थी, जो लेकिन चूहे को खिलाने वाली रोटी यानी कि इन्हीं को दे देते थे। कभी कभी जूठन भी रोकड़ी में डाल दी जाती थी। लेकिन यहाँ से साफ ये स्पष्ट होता है कि यह कहानी का नाम जूठन क्यों पड़ा, क्योंकि यानी कि उन्हें काम के बदले उन्हें जूठा भोजन दिया जा रहा है। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान खाना खा रहे होते तो चूहड़े दरवाजे के टोकरी लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर
पतले टोकरी में डाल दी जाती थी, जिन्हें बाद में जूठन मिलता था, जिसका जिक्र भी होता था कि इस तरह से पतले से जो पुड़ियाँ मिलती थी उन्हें सुखा लिया जाता था ताकि बाद में वो उनका काम आ सके। यानी कि अगर उन गाँवों में यानी कि बड़े-बड़े घरों में अगर शादी-ब्याह हुआ करता था तो वो यानी कि टोकरी लेके बाहर में बैठा करते थे। तब यानी कि अगर बाराती खाना-पीना खा के उड़ जाते थे तो उन सभी का जूठन ये ले जाते थे और यानी कि जूठा भोजन ये ले जाते थे और बाद में यानी कि जो पूड़ी-वूड़ी होता था इनको सुखा कर रखते थे जो बाद में इनको काम आता था। इस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। यानी कि फिर आपका लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि उनके निवास पर सुखदेव सिंह के पोता यानी कि त्यागी सिंह आए थे, ठीक है? पोता सुरेंद्र सिंह आए थे। जो मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाकर प्रशंसा की। यानी कि बात यह है, क्या ये जो आपका है सुखदेव सिंह जो है उसी के यहाँ से ये सब लेखक के परिवार उन्हीं के यहाँ काम करते थे। उन्हीं को यानी वही यानी कि इन सबों को जूठा भोजन दिया करता था बदले में। पैसों के बदले में जूठा भोजन दिया करता था। जब एक दिन बात ऐसी पलटी, जब एक दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में सुखदेव सिंह का पोता यानी सुरेंद्र सिंह आए तो यानी कि उनके पत्नी के द्वारा खाना खाकर उनकी जो पत्नी खाना बनाई थी लेखक की उनकी प्रशंसा की। तब मुझे बचपन की याद आने लगी जब सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी जिसमें मेरी माँ ने साफ सफाई का काम किया था। पिताजी ने गांव भर से चारपाई का इंतजाम किया। बारात खाना खा रही थी, मेरे दरवाजे पर बैठी थी इस उम्मीद से कि पकवान हमें भी खाने को मिलेगा। जब माँ ने जातकों के खाने के लिए मांगा तो सुखदेव सिंह जूठी पतलों की और इशारा क्या कर दिया यह कहते हुए कि औकात मेरा चूड़ी उठा टोकरी दरवाजे से और चलती बन। लेकिन इसमें यह कह रहा है जब यानी कि उनका सुखदेव सिंह का पोता जो सुरेंद्र सिंह आया था लेखक के यहाँ तो उनकी पत्नी के द्वारा जो खाना बनाया गया था उनकी वो प्रशंसा बहुत की। फिर लेखक को उस दिन का याद आता है जब उनके पोती की शादी थी तो यानी कि लेखक के दरवाजे में ही मेहमान को बैठाया गया था। यानी कि उन्हें आशा थी कि मुझे भी भोजन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उन्होंने भोजन मांगने जाता है तो यानी सुखदेव सिंह इशारा करते हैं कि तुम्हारी औकात मात्र जूठन ही है और जूठन ले और निकल जा। यानी कि यहाँ से तब लेखक को वही दिन याद आता है। और प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब 9वीं कक्षा में थे, घर की आर्थिक हालत खराब थी, पैसे के लिए सबको खटना पड़ता था। मेरे किताबें और कपड़े हमेशा कम ही रहा करती थी। बस वक्त गांव में मेरे गांव में मरे हुए पशुओं को उठाने का जिम्मा चोरों की थी। यानी कि उस वक्त जो था गांव में मरे हुए पशुओं को उठाने का उसका जो चमड़ा होता है इन्हीं सब लेखक के परिवार ही करते थे। उस समय पशुओं की उठाने के बदले पशुओं का खाल मिलता था। अगर कहीं पशु मर जाता है तो अगर उस पशु को फेंक देता है तो यानी कि सिर्फ उनको पशु का आपका खाल मिलता है, जानवर का उनको खाल मिलता है। परिश्रम के रूप में जो मुजफ्फरनगर के बाजार में बिक जाती थी, उन दिनों पशुओं की खाल 20 या 25 रुपए में बिक जाती थी। एक रोज ब्रह्मदेव का बैल मर गया। ब्रह्मदेव ने आकर घर पर खबर दी। पिताजी और मेरे बड़े भाई घर पर नहीं थे। घर पर मेरी बहन और भाभी थी। उस वक्त मैं स्कूल में था। एक दिन यानी कि ब्रह्मदेव का एक दिन पशु मर गया तो यानी ब्रह्मदेव ने इनके लेखक के परिवार में आके सूचना दी थी कि मैं पशु मर गया, जाके उठा लेना। तो यानी उस दिन उनके यानी कि बड़े भाई और लेखक के पिताजी भी नहीं थे। यानी कि पशु को उठाने का काम उनके पिताजी और उनके बड़े भाई ही करते थे। सिर्फ यानी कि उनके बड़ी भाभी और बहन थी और लेखक भी स्कूल में थे। माँ परेशान होने लगी कि खाल उतारने किसे भेजूं। चाचा जाने को तैयार थे। लेखक का चाचा था वो जाने को तैयार थे, लेकिन खाल एक आदमी से नहीं उतरेगा। हार कर माँ ने मुझे बुलाया। तब यानी कि माँ की यानी कि जिज्ञासा नहीं थी कि लेखक को बुलाने का, लेकिन अंत में उन्हें बुलाया। माँ नहीं चाहती थी कि मैं यह काम करूं, लेकिन 15 रुपए की बात थी। इस तरह मैं चाचा के साथ खाल उतारने चला गया। चाचा खाल उतारने लगे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बैठ गए और मेरे हाथ में छुरी दे दी और कहने लगे कि मेरी बस की बात नहीं, अब तुम भी कोशिश करो। यानी कि लेखक के चाचा जब खाल उतारने लगे तो यानी वो परेशान हो गए। यानी तब लेखक के चाचा अपने
भतीजे लेखक को देते हैं कि ये आपका चाकू उनको देते हैं और कहते हैं मेरी बस की बात नहीं, अब तुम भी कोशिश करो खाल उतारने की। मैं अजीब संकट में फंस गया, जहां से बाहर निकलना चाहता था उसी दलदल में फंस रहा था। मैं जैसे तैसे खाल उतार दी। चाचा ने खाल की एक गठरी बना ली और सिर पर रखकर चल दिए। मैं पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद चाचा ने खाल नीचे रख दी। गठरी भारी होने के कारण वे थक गए थे। कहने लगे कि अब तुम ही इसे इसे लो थोड़ी दूर। मेरी मेरी बहुत कहने के बाद भी वो नहीं माने। आखिरकार मुझे उठाना पड़ा। मैंने गठरी सिर पर रख ली और डर कर रास्ता बदल कर चल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई कोई मेरा सहपाठी मुझे यह घिनौना काम करते हुए देखे। मैं इससे बचना चाहता था। घर आते ही मैं थक चुका था। मेरे कपड़े पर खून के दाग भी पड़ गए थे और मैं कीचड़ से पूरी तरह से भर गया था। मेरा चेहरा रुआ सा हो गया था। जब भाभी ने यह देखा तो बोलने लगा कि ये ना कराओ इनसे, भले भूखे रह जाएंगे। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के शब्द आज भी मेरे लिए रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौना जिंदगी को जी रहे हैं। यानी कि लेखक यानी कि जब लेखक ने किसी तरह से यानी कि उन पशुओं का खाल उतारा, फिर यानी कि उनके चाचा जी उस खाल को लेकर यानी कि चलने लगे, घर की ओर निकल गए। कुछ दूर जाने पर उनके चाचा जी थक चुके थे। तब यानी कि उन्होंने अपने भतीजा को कहा कि आप तुम ले चल कुछ दूर, लेकिन लेखक मना करे थे, लेकिन उनके चाचा जी नहीं माने। तो कुछ दूर लेखक ले गए। ले जाते वो डर भी रहते, कोई मैं स्कूल का सहपाठी नहीं देख ले कि मैं ये घिनौना काम करता हूँ। तो यानी कि किसी तरह से उन्होंने घर पहुंचे, तो यानी कि वो पूरा थक चुके थे। उनके कपड़ों में पूरा खून दाग धब्बा लग चुका था। और उनकी भाभी उनकी माँ से कहती है, इनसे ये सब काम ना कराओ, हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन इनको इन गंदगी में ना घसीटो। भाभी का ये कथन लेखक को हमेशा रोशनी बनकर चमकते हैं। इस तरह से आपका एक कहानी समाप्त हो जाता है। देखिए, आपका फिर क्वेश्चन आंसर में कहता है कि लेखक में विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है। देखिए, विद्यालय में लेखक के साथ ये घटना घटती है कि उनको यानी कि हेडमास्टर के द्वारा कालीराम के द्वारा उन्हें नाम पूछा गया। नाम बताने पर यानी कि लेखक को शीशम का यानी कि झाड़ू बनाकर उनके झाड़ू पर पूरा स्कूल में लगातार 3 दिन झाड़ू मराया गया। उसी दिन यानी कि मध्य दिन एक उनके पिताजी यानी कि देखे कि मेरा बेटा यह काम कर रहा है, तो लेखक के पिताजी यानी कि उन दोनों में बहस हो गई। फिर यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। आपको फिर हम स्टोरी बताते हैं। आपका जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका जूठन, जिसको लिखा है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। लेकिन जूठन में ही आपका एक दलित समाज की चर्चा की गई है, जिसमें लेखक एक स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, फिर यानी कि जो उस गाँव का स्कूल है, जिसका हेडमास्टर आपका कालीराम, जो यानी कालीराम के द्वारा उनसे नाम पूछा जाता है। तो यानी कि लेखक के द्वारा नाम बताए जाने पर लेखक को शीशम की झाड़ू बनाकर पूरा स्कूल में लगातार 3 दिन झाड़ू मराया जाता है। इसी चौथे दिन या तीसरे दिन यानी कि लेखक के पिताजी उसको देख लेते हैं। तो यानी कि हेडमास्टर और उनके पिताजी बस हो जाती है। हेडमास्टर कुछ गालियां भी देते हैं इनके पिताजी को। तो वही दिन लेखक याद करते हैं। फिर बात यहाँ तक होती है कि उनको यानी कि उनके बड़े भाई माँ यानी कि कुछ यानी कि मजदूरी करती थी और यानी कि घर घर काम करती थी। तो उनको सिर्फ उनके यानी कि उनके बदले उनको जूठन दिया जाता था। एक दिन यानी कि आपका यानी कि सुखदेव सिंह का जो पोता था, सुरेंद्र सिंह, यानी कि आए थे लेखक के यहाँ। तो यानी कि लेखक के पत्नी की तरह खाना बनाया गया, तो उनकी बहुत ही प्रशंसा की थी। सुखदेव सिंह आपके वही थे जो यानी कि जहाँ पे लेखक के परिवार काम करते थे। एक दिन जब लेखक को याद आता है, एक दिन सुखदेव की पोती की शादी थी, तो मेरे ही दरवाजे में सब कुछ किया गया था। जब उनकी माँ को आशा थी कि मुझे भी कुछ भोजन मिलेगा, लेकिन जब उनकी माँ सुखदेव सिंह से मांगने जाते हैं तो भोजन, तो यानी कि वो इशारा करते हैं कि तुम्हारी औकात मात्र जूठा तक ही है। तो यानी इशारा करते हैं, इनको ले और जल्द ही निकल जा। तो यानी कि उनकी माँ जूठन ले लेती है। फिर एक दिन ब्रह्मदेव के यहाँ पशु मर जाता है। तो यानी कि उनके घर में उनके कोई नहीं थे, उनकी सिर्फ बड़ी बहन भाभी और उनकी माँ थी। तो उनके चाचा जो थे वो जाने को तैयार थे, लेकिन लेखक गए थे स्कूल। फिर स्कूल से जब आते हैं तो उनकी माँ की इच्छा नहीं थी कि इनको इस घिनौना काम में घसीटे। लेकिन
यानी कि बात थी 15 रुपए की, तो लेखक को भेजते हैं उनके चाचा के साथ। तो यानी कि जब लेखक जाते हैं, तो लेखक और उनके चाचा जाते हैं ब्रह्मदेव के यहाँ पशु पशु का यानी कि चमड़ा छीलने के लिए। तो उनके चाचा जी छीलते हैं, तो वो थक जाते हैं और कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, अब तू कर, तू भी कोशिश कर। वो करते हैं कोशिश, लेकिन जब लेखक किसी तरह से पूरा चमड़ा उधार लेते हैं, जब उन्हें पोटली बांध कर उनके चाचा निकलते हैं, तो लेखक भी पीछे पीछे सामने पीछे पीछे से आते हैं। फिर यानी कि कुछ दूर जाने पर लेखक के चाचा थक जाते हैं, तो लेखक को डराता है। तो लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे, लेखक यानी कि अपने चाचा को कहते हैं मैं नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, लेकिन चाचा उनके बात नहीं मानते हैं। तो यानी कि लेखक किसी तरह से यानी कि आते हैं और रास्ता में छिप छिप कर आते हैं। वो यानी कि ये नहीं चाहते कि यानी कि मैं जो ये घिनौना काम कर रहा हूँ, मेरे स्कूल की कोई सहपाठी देख ना ले। इसे यानी कि लेखक किसी तरह से घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही उनके यानी कि कपड़े में पूरा खून दाग धब्बा लग चुका था, और उनकी भाभी माँ कहती है कि उनकी माँ से इनको इन घिनौना काम में मत घसीटो, हम लोग भूखे ही रह जाएँगे, मंजूर है। तो ये भाभी का ये कथन लेखक के लिए बहुत ही बड़ा रोशनी बन के चमकता है। इस तरह से आपका एक कहानी समाप्त हो जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना प्रेम हम पर बनाए रखिएगा। आज इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू दोस्तों। चलिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।